नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में पढ़ा था। अब उसके आगे का हम लोग देखते हैं आज। अब रिसर्च एप्टीट्यूड का में भी एक या दो क्लास आएंगी, लेक्चर आएंगे। उसके बाद से रिसर्च एप्टीट्यूड अपना खत्म हो जाएगा लगभग, यानी कि सबसे जो बड़ा बड़ा पोर्शन है अपना, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड तो खत्म ही हो गया है, और रिसर्च एप्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो वीडियो और होगी, उसके बाद से ये टोटली एंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं तो आईसीटी स्टार्ट कर देंगे या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। यह मुख्य रूप से अनुसंधान समस्या को किस प्रकार से हल किया जाए जाना चाहिए इसके बारे में है। ठीक है। मतलब अनुसंधान का जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है जो रिसर्च में आती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उसको शॉर्ट आउट किया जाए, उसके बारे में ये है। ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला, सर्चित दृष्टिकोण, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। यह मूलतः परिणात्मक अनुसंधान या निगमन विधि जैसा ही है। ठीक है, क्वांटिटेटिव जिसको बोलते हैं। सेकंड है असर्चित दृष्टिकोण, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सामाजिक विषय पर अनुसंधान में हमें लचीलापन रखना पड़ता है, इसलिए इसका गुणात्मक अनुसंधान तथा आगमन विधि से निकटतम संबंध है। ठीक है। देख लेते हैं इसका इंग्लिश में क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज प्राइमली अबाउट हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। इट इज बेसिकली द सेम एज क्वांटिटेटिव रिसर्च और डिडक्टिव मेथड। ठीक है। सेकंड है unstructured approach. We have to have flexibility in research on social subject, therefore is it is closely related to qualitative research and inductive method। देख लेते हैं नेक्स्ट, और देख लेते हैं क्या है। त्रिभुजीकरण विधि। ठीक है। ट्रिएंगुलेशन मेथड। सामाजिक शोध में एक से ज्यादा वास्तविकताएं होती हैं, जिसको हम वस्तुनिष्ठता का भी नाम दे सकते हैं, जो कि एक त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अनुसंधानकर्ता त्रिभुजीकरण दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है। इसमें एक से अधिक प्रदत्त स्रोतों, जांचकर्ताओं एवं विधियों का उपयोग किया जाता है। यह हमें सामाजिक घटना की पूर्ण जानकारी देता है। इसका प्रयोग मुख्यतः सामाजिक शोध में किया जाता है। ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस ऐसे इसको, जैसे पीडीएफ आपको जैसे मिल रही है, इस पीडीएफ को पढ़िए या फिर इस वीडियो को देख के तुरंत रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी भूलती भी हैं। तो आप लोग ऐसे रिवाइज करते रहिएगा, ताकि हमारा जो लक्ष्य है जीआरएफ, वो लक्ष्य पूरा हम लोग कर पाए। ठीक है। Triangulation refers to the use of multiple methods or data sources in the qualitative research to develop a comprehensive understanding on phenomena. Triangulation also has been viewed as a qualitative research strategy to test validity through the convergence of information from different sources। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज रेगुलेशन इन रिसर्च, मतलब जो त्रिभुजीकरण है वो रिसर्च में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में आप पिक्चर देख सकते हैं। टाइप ऑफ ट्रिंगुलेशन, डेटा ट्रिंगुलेशन, टाइम स्पेस पर्सन। सेकेंड मेथड ट्रिंगुलेशन, डिजाइन डेटा कलेक्शन, इन्वेस्टिगेटर ट्रिंगुलेशन एंड थ्योरी ट्रिंगुलेशन। ठीक है। देख लेते हैं। और fifth type, multiple triangulation, which uses a combination of two or more triangulation techniques in one study। ठीक है। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अनुसंधान के उद्देश्य को निर्धारित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्टता रहे कि हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी घटना का वर्णन करना, घटना के पीछे कारणों को जानना,
या फिर कारकों के परस्पर संबंध को जानना। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, वर्णनात्मक अनुसंधान। दूसरा, सहसंबंध अनुसंधान। तीसरा, व्याख्यात्मक अनुसंधान। चौथा, अनुसंधान या अन्वेषी अनुसंधान। पांचवा, प्रायोगिक अनुसंधान। और वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ये 3 हैं: घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, डिटेल में देखेंगे कि क्या है ये चीज। तो सबसे पहला है हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इस प्रकार का अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है। ठीक है, यह क्या है या क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यह रिपोर्टिंग करने जैसा है। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति मतलब सर्वे अप्रोच का उपयोग होता है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चर पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यहाँ पे चरी नहीं, यहाँ पे चर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे चर होना चाहिए था, नहीं होता है। इसमें इसमें जांच परिस्थितियों या वातावरण में बदलाव बिना ही एकत्रित की जाती है। ठीक है, इसमें किसी भी चर के साथ हेर फेर यानी मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। कई बार इसका सहसंबंध कोरिलेशनल या अवलोकन ऑब्जर्वेशन अनुसंधान के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है, इस अनुसंधान में सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्य की खोज, तथ्य नहीं यहाँ पे तथ्य होगा, तथ्य की खोज को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्णनात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास कर सकता है कि किसी विद्यालय, जिले, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है। ठीक है, घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी इसी अनुसंधान के विभिन्न प्रारूप कहे जा सकते हैं। यानी कि जो आपने देखा पार्ट 1, 2, 3 पार्ट करके, वो इसे इसके अंतर्गत प्रारूप कहे जा सकते हैं। मतलब इन्हीं का क्या है, वो मेंबर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। एज द नेम्स, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। एज द नेम सजेस्ट, दिस टाइप ऑफ रिसर्च डिस्क्राइब्स द situations it tries to answer questions like what is or what was। ठीक है, it is like reporting, it mainly uses survey method। In this type of research, the researcher has no control over the variables. In this, the investigations is collected without any change in circumstances or environment. It does not manipulate any variables. Sometimes it is also referred to as correlational or observational research. Second है, this research involves the direct discovery of facts along with the survey and adequate explanation. For example, descriptive research may try to find out what the level of education is in a school, district, state, or province. Post event research, historical research, and analytical research can also be called different form of this research। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ex post facto research। Ex post facto study or after the fact research is a category of research design in which the investigation starts after the fact has occurred without interference from the researcher। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी या आफ्टर द फैक्ट रिसर्च अनुसंधान डिजाइन की एक श्रेणी है जिससे शोधकर्ता के हस्तक्षेप के बिना तथ्य होने के बाद जांच शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, घटनोत्तर अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यह सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है। यह अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। थर्ड, यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर नॉन मैनिपुलेटेबल से संबंधित है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इट इज
used in social sciences and business organizations. Second, this research is conducted in the context of an event. Third, it basically deals with the non manipulable independent variable of the event. ठीक है? I'm sorry. What is the purpose of ex post facto study? एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी का क्या पर्पज है, उसका कार्य क्या है, ठीक है? उसका उद्देश्य क्या है? सॉरी, ex post facto define. Ex post facto design is a quasi-experimental study examining how an independent variable present prior to the study affects a dependent variable. सॉरी, कार्योत्तर अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पूर्व पोस्ट फैक्टो परिभाषित, इसकी परिभाषा क्या है देख लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन एक अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययन है जो यह जांचता है कि अध्ययन से पहले मौजूद एक स्वतंत्र चर एक आश्रित चर को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है? ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। फलस्वरूप ऐतिहासिक अनुसंधानों में किए जाने वाले अध्ययन हमें हमारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं, जैसे हम कहाँ से आए हैं, हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं, आदि, ठीक है? यह वर्णनात्मक अनुसंधान का एक अन्य पहलू है और यह काफी हद तक कार्योत्तर अनुसंधान के समान है। सेकंड, यह सामान्यतः किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है? सॉरी, historical research. In this research, researchers are expected to discuss past and present events in the context of current situations. It helps people to analyze the past and provide possible answers to the problems, challenges of today. As a result, the studies done in historical research help us to find answers to our questions like where did we come from, what were we before, what were we now, etc. First, this is another aspect of descriptive research and very similar to post facto research. Second, it generally focuses on the historical aspect of a subject. ठीक है? Next. Historical research is a qualitative technique. Historical research studies the meaning of the past events in an attempt to interpret the facts and explain the cause of events and other effects in the present events. ऐतिहासिक शोध एक गुणात्मक तकनीकी है। ऐतिहासिक शोध तथ्यों की व्याख्या करने और घटनाओं को कारणों और वर्तमान घटनाओं के में उनके प्रभाव की व्याख्या करने में प्रयास में पिछली घटनाओं के अर्थ का अध्ययन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिकल रिसर्च। इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग करता है। सेकेंड, यह सामग्री का अवलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। एनालिटिकल रिसर्च involves in-depth study and evaluation of available information in an attempt to explain complex phenomena. Second, the researcher has to use fact of or from information already available and analyze this to make a critical evaluation of the material. ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।